मैं आपसे बोल रहा था कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, और बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ में एंगल बना रहा है थीटा के बराबर, और कोई हमसे कहता है इनको ऐड करो। तो हमने क्या करना होता था, हमने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना, हमने सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना एज सच, बिना कुछ बदले हुए, और हमने आर वेक्टर निकाल लेना और रिलेशन क्या लिखना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारा रिलेशन होता था। परफेक्ट हो गया। अब अगर कोई हमसे बोलता, अच्छा कोई हमसे बोले कि मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ, तो हम ऐसे बोलते थे ये डायरेक्शन होगी अल्फा, दिस इज अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ आर वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। तो कोई बोलता आर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुम बोलते सर वो ये होगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू कॉस थीटा। ये हम जानते थे। कोई बोलता अल्फा निकालो, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखते थे, और वो क्या होता था, tan अल्फा इज इक्वल टू, याद करो, इसको बोलते हैं फर्स्ट वेक्टर और इसको बोलते हैं सेकंड वेक्टर, और न्यूमरेटर में क्या आता है, सेकंड वेक्टर के मॉड्यूलस का साइन थीटा। एक बात ध्यान देना, मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस अलग से नहीं लगाया है, ये अंडरस्टूड है। ये बेसिकली कौन सी वैल्यूज हैं, ये ऑलरेडी मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा मॉड बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ए प्लस मॉड बी, क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। ये क्या चीज है, ये है एंगल या डायरेक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे। इसको हमने बोला था एडिशन, हम ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर तुमसे फिर से कोई बोले कि सर हमारे पास दो वेक्टर है, वी हैव ए एंड वी हैव बी मेकिंग सम एंगल थीटा, और हमें बताओ कि सब्ट्रैक्शन क्या होगा। हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे तुम बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन को हम बोल देते हैं आर डैश। तो आर डैश को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, और ए माइनस बी को क्या लिखेंगे हम, ए प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस बी हमने किसको बोल दिया, सब्ट्रैक्टेड वेक्टर को बोल दिया। अब इसको निकालने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम ए को प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हम ए को प्लॉट करेंगे, फिर माइनस बी को प्लॉट करेंगे। लास्ट टाइम मैं समझा रहा था, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। हम सबसे पहले ए को प्लॉट करेंगे, और बी किधर है, बी है इधर, तो माइनस बी कहां पे होगा, माइनस बी इसका जस्ट उल्टा होगा। तो अगर हम यहां से लाइन प्लॉट करते हैं ना, तो यहां से आप ऐसे ऐसे लाइन खींच सकते हो, ये होगा माइनस। ध्यान दो, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ये एंगल कितना था, थीटा। एक बात ध्यान से देखने की है, ए का डायरेक्शन कौन सा है, ए का डायरेक्शन है ये वाला, और बी का डायरेक्शन कौन सा है, बी का डायरेक्शन, सॉरी माइनस बी का डायरेक्शन है ये वाला। दिस इज ए का डायरेक्शन, दिस इज माइनस बी का डायरेक्शन, और ये क्या चीज होगा, ये होगा एंगल। मतलब अगर ये टोटल ध्यान से देखा जाए, अगर ये टोटल 180 होगा, उसमें से थीटा हटा दोगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। क्लियर? सो पाई माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ध्यान देना, पाई माइनस थीटा किसके बीच में, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, क्योंकि ध्यान से देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ माइनस बी वेक्टर, सो दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। सो पाई माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। सो जब हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो ये वाला आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहले वाले फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू करते हैं और दूसरे वाले वेक्टर की हेड तक जाते हैं, और इस वाले वेक्टर को क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम आर डैश। सो व्हाट इज आर डैश, आर डैश इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज द रिलेशन। क्लियर हो गया? सो दिस इज द रिलेशन जब हम दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अगर कोई हमसे बोले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो ध्यान से देखा जाए, जब हम यहां के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो एंगल कौन सा ले रहे थे, थीटा ले रहे थे। जब हम इसकी बात करेंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ रहा है, इज इट थीटा और पाई माइनस थीटा, तो मालूम चलेगा ये पाई माइनस थीटा आएगा। तो ऐसे वाले केस में जब हम आर डैश का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, दिस इज आर डैश, उसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट के अंदर क्या होता था, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए का मॉड का स्क्वायर, प्लस फर्स्ट वेक्टर इज ए, ध्यान रखना फर्स्ट वेक्टर इज ए, सेकंड वेक्टर इज माइनस बी, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर, दूसरा आएगा मॉड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए
मॉड ऑफ माइनस बी, साथ में क्या आएगा cos 180 माइनस थीटा। दिस इज द वैल्यू। एंड एक चीज हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी कभी समझाया था, जब हम ये मॉड लगा देते हैं ना, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, तो ये माइनस साइन माइनस नहीं रहता, क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। सो वी हैव, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मॉड को हम सिंपल ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन cos 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या बन जाता है, माइनस कॉस थीटा। अगर ये माइनस कॉस थीटा आएगा तो यहाँ प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, लेट अस रिमूव, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। ध्यान दो, मैंने मॉड नहीं लिखा, आप चाहते हो तो आप यहाँ पे मॉड भी लगा सकते हो, यहाँ पे मॉड लगा सकते हो, बट मैंने हटा दिया क्योंकि ये सिंपल बन जाएगा मैग्नीट्यूड, ये सिंपल बन जाएगा मैग्नीट्यूड, एंड cos 180 माइनस थीटा बिकम्स माइनस cos थीटा, माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया cos थीटा। सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन, दिस इज r डैश मॉड। सो वी हैव गॉट मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसी तरह से हम डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो, डायरेक्शन ये आ रही है, ध्यान से देखो, इस फर्स्ट वाले में बेटा, इस वाले में ये ऐसे था ना, ये थीटा आ रहा था, थीटा बी का डायरेक्शन था। एक्चुअली जो आर डैश था, सॉरी, पहले वाले केस में जो आर आ रहा था, आर जब हम एडिशन कर रहे थे तो आर ऊपर आ रहा था, तो ये अल्फा था। जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आर डैश आ रहा है, आर डैश कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये होगा डायरेक्शन किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। फॉर्मूला सेम लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला क्या लिखा होता था, tan अल्फा इक्वल टू सेकेंड वेक्टर का साइन अपॉन फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर का कॉस। आप इस हिसाब से याद रखोगे तो आपको हमेशा याद आएगा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड वेक्टर का साइन थीटा अपॉन फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर का कॉस थीटा। अगर ये बात याद रहेगी तो हम यहाँ पे जो बीटा निकल रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एडिशन के केस में मैंने अल्फा बोला था, यहाँ पे मैं बीटा बोलूंगा, और रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन वुड बी tan बीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, सेकेंड वेक्टर का साइन। व्हाट इज सेकेंड वेक्टर, सेकेंड वेक्टर इज माइनस बी मॉड साइन। साइन के साथ क्या लिखेंगे हम, साइन के साथ थीटा लिखेंगे कि पाई माइनस थीटा लिखेंगे, तो आंसर आएगा पाई माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि इस वाले केस में दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। सो वी विल राइट मॉड माइनस बी साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लिख रहे होंगे, फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर मतलब कौन सा है, मॉड ए, प्लस सेकेंड वेक्टर फिर दोबारा से कौन सा लिखेंगे, मॉड ऑफ माइनस बी, और नीचे क्या आ रहा था, ऊपर साइन आ रहा था, नीचे क्या आता था, कॉस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। बाकी अब ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर मॉड बी, ऊपर आएगा सिंपल साइन थीटा, नीचे आएगा मॉड ए, आप इसको सिंपल ए भी लिख सकते हैं, प्लस आएगा मॉड माइनस का बी, और cos पाई माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम, cos थीटा, लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, एंड वील हैव दिस रिलेशन। इस रिलेशन से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपसे ऐसे बोलता हूं कि देयर आर टू वेक्टर्स, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, कॉपी ले लो बेटा, पेन ले लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, कॉपी पे लिखो। देयर आर टू वेक्टर्स, there are two vectors of magnitude, there are two vectors of magnitude 2 unit and 4 unit. There are two vectors of magnitude 2 unit and 4 unit as shown in diagram. As shown in diagram. कैसे हैं, ऐसे हैं, देखो, ये 2 unit है और ये 4 unit है। There are two vectors of 2 unit and 4 unit as shown in diagram, और इसके साथ लाइन खींचते हैं और इसको हम लिख देते हैं 60 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री। और कोई तुमसे कहता है, कॉपी पे आगे लिखो, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, full stop. Also calculate magnitude of subtraction of these two vectors.
ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मैं आपको 30 सेकेंड का पॉज देता हूं और आप करने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम बात कर रहे होंगे एडिशन की। सबसे पहले हम एडिशन की बात करेंगे। एडिशन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले फर्स्ट वाला प्लॉट करेंगे, ये 2 यूनिट है। फिर हम सेकंड वाला प्लॉट करेंगे और सेम वो कितने के बराबर है? 4 यूनिट के बराबर है। ऐसे प्लॉट करेंगे, ये 4 होगा, यहां से एंगल आएगा कितने के इक्वल? 60 के इक्वल, और ये आएगा रिजल्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। परफेक्ट है। और हम लोग निकालना जानते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी इंटू कॉस 60। कॉस 60 हाफ होता है, ये क्या बन जाएगा? 4 प्लस 16 प्लस ये हाफ हो जाएगा ना, तो ये आएगा कितना? यहाँ पे आ रहा है 16 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल कितना बन जा रहा है? अंडर रूट ऑफ 28। हमें इसका यूनिट नहीं पता, तो हमने सिंपल इसको यूनिट के टर्म्स में लिखा है। अगर फोर्स होता तो न्यूटन लिखते, डिस्प्लेसमेंट होता तो मीटर लिखते। हमें नहीं पता ये वेक्टर्स कौन से वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको सिंपल यूनिट नाम दे दिया कि 2 यूनिट एंड 4 यूनिट। इट वाज एडिशन। अभी कोई तुमसे बोले कि सब्ट्रैक्शन निकालो, सेम क्वेश्चन में कोई तुमसे बोलता है कि सर सब्ट्रैक्शन बताओ, तुम कहोगे आसान। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता था? याद करो, हम सबसे पहले फर्स्ट वाला वेक्टर प्लॉट करते थे, फिर जो सेकंड वेक्टर ऊपर को था ना उसका उल्टा कर देते थे। उल्टा करेंगे तो वो इधर को आ जाएगा, कितना हो जाएगा? -4 यूनिट हो जाएगा। और हमें अच्छे से मालूम है ये कितना एंगल था बेटा? 60 था। तो ये वाला कितना एंगल आएगा? ये एंगल आएगा हाउ मच? 180 माइनस 60 डिग्री के इक्वल। या तो 180 माइनस 60 लिख सकते हो, या तुम इसको 120 लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। क्लियर? और जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना वो होगा ये वाला। बट जो ये रिजल्टेंट हम लिख रहे हैं ये एडिशन नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली सब्ट्रैक्शन। तो अगर हमें r डैश का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो हम क्या बोलेंगे? अंडर रूट ऑफ व्हाट इज दैट? 2 का स्क्वायर प्लस क्या बोलेंगे बेटा? -4 का स्क्वायर। ये कैसे आ गया? ये आ गया a स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ -b। बेटा इनटू लगा के मॉड ऑफ क्या करेंगे हम? -4, और -4 का मॉड करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, ध्यान रखो। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? cos 180 माइनस 60। बच्चा क्लियर हो रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है। और हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितने के इक्वल आएगा? इट वुड बी 4 प्लस 16, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, प्लस यहाँ पे -4, जो ये -4 लिखा है ना ये वाला, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 आएगा, तो कितना वैल्यू बन जाएगा? +16। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? cos हाउ मच? cos 180 माइनस 60। cos 180 माइनस 60 कितना आएगा? -cos 60। और जब -cos 60 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -हाफ। क्लियर है? और क्योंकि cos 60 हाफ होता है, एक माइनस आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना बनेगा आपके पास? ये बनेगा बेटा 20, और यहाँ पे कितना आएगा? -8। हाउ मच इज दैट? अंडर रूट ऑफ 12 यूनिट। दिस इज r डैश का मॉड। अंडर रूट 12 यूनिट, ये सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी। अब अगर कोई बोलता है सर इसका एंगल निकालो, तुम बोलोगे ये वाला ये एंगल होगा, इसको हम बीटा बोल देते हैं। कोई तुमसे बोलता है डायरेक्शन, ऐसे बोलता है डायरेक्शन ऑफ r डैश, कोई तुमसे ऐसे पूछे तो तुम क्या बोलोगे? इट वुड बी tan बीटा। एंड व्हाट इज tan बीटा? अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, माइनस मॉड b का साइन हाउ मच? 180 माइनस 60 डिवाइडेड बाय मॉड a प्लस मॉड b, वो माइनस में था, इंटू cos 180 माइनस 60। ये सिंपल फॉर्मूला है जो हमने एडिशन में सीखा था। ध्यान रखो बेटा, फिजिक्स में आपको हर बार नया फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है, बस उसको हमने अप्लाई करना है। जो फॉर्मूला तुमने पहले सीखा है वही तुमने अप्लाई करना है। क्लियर? सो ये इक्वल टू आएगा मॉड बी का मतलब क्या था? यहाँ पे 4 था, हमने माइनस ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू? ऊपर देखो बेटा, माइनस मॉड बी आएगा तो बन जाएगा 4। दिस इज 4 इंटू साइन 180 माइनस 60 कितना होता है? ये होता है साइन 60। और नीचे मॉड ए हमने किसको बोला? ए हमने बोला हुआ है इसको। हाउ मच इज दिस? 2।
तो यहाँ पे वैल्यू आएगी नीचे कितना 2 + 4 इंटू -½ क्योंकि cos 60 माइनस में आएगा तो -½ बन जाएगा। सो हाउ मच इज दिस? दिस इज 4 √3/2 divided by 2 - 2. How much is that बेटा? This is 2 √2 divided by how much? 0. ध्यान से देखो एक बार, कैलकुलेशन मैंने ठीक करी है, बिल्कुल सही करी है। और ये वैल्यू कितनी आ रही है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? 10 बीटा इक्वल टू इनफाइनाइट। बीटा कितना? बीटा आएगा इक्वल टू, जल्दी बोलो 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या मतलब है? 90 डिग्री का मतलब है कि जो हम लोगों ने ऐसे बनाया ना, ऐसे, एक्चुअली ऐसे नहीं आएगा। सच में इसका डायग्राम आएगा ऐसे। देखो मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, छोटू सा डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे आएगा, ये 2 होगा और एक्चुअली ये होगा -4 और ये थोड़ा सा और आगे आएगा क्योंकि ऐसा हमारे कैलकुलेशन में आया हुआ है। ये थोड़ा सा और यहां तक आएगा और ये आएगा ऐसे। दिस इज R'। तो ध्यान से देखो, ये 2 है, ये -4 है और ये R' है। एंड हाउ मच इज एंगल? एंगल इज 90 डिग्री। सी, इस डायग्राम को देख के पूरे तरह से पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा तो हमें पता चलेगा कि यार ये तो 90 डिग्री आ रहा है। 90 किसके साथ? किसके साथ? रिजल्टेंट वेक्टर 90 डिग्री किसके साथ आ रहा है? फर्स्ट वेक्टर के साथ। ये फर्स्ट वेक्टर है, तो अगर इसके साथ 90 आएगा, इसका मतलब R' कहां पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। सो दिस इज इट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। परफेक्ट है। तो आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले टॉपिक के बाद मैं दोबारा पूछ लूंगा अगर किसी को डाउट है तो। सो यस, अब कुछ और बातें करते हैं। कुछ और बातें क्या है? बहुत बढ़िया हेडिंग है, बहुत ध्यान से सुनो। वो हेडिंग है यूनिट वेक्टर्स अलोंग कार्टेजाइन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेजाइन कोऑर्डिनेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, ध्यान से सुनो। आपके पास एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है कि सपोज करो दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक पर्टिकुलर कार, हम कार मान लेते हैं, एक कार इस पॉइंट पे सिचुएटेड है, इस वाले पॉइंट पे। तो आपसे पूछा जाए कितना डिस्प्लेसमेंट है, तुम बोलोगे 0। पोजीशन कितनी है? 0, क्योंकि अभी कार कहां पे है? वहीं पे खड़ी हुई है। फिर किसी ने हमसे बोला एक स्टेटमेंट कि कार 10 मीटर डिस्प्लेस हो गई। कितना हो गई? 10 मीटर डिस्प्लेस हो गई। और कोई तुमसे बोले अभी कार कहां पे है, तो तुम बोलोगे सर मुझे क्या पता 10 मीटर किधर को डिस्प्लेस हो गई, हमें पता नहीं है। तो कोई तुम्हें एक स्टेटमेंट बोलता है, स्टेटमेंट ऐसे बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज 10 मीटर अलोंग x एक्सिस। क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज 10 मीटर अलोंग x एक्सिस। ये एक लंबा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कार पहले यहां पे थी, अब कार कहां पे चलेगी? कार यहां चलेगी और ये क्या हो गया? ये x हो गया और कितने के बराबर हो गया? 10 के बराबर। स्टेटमेंट हमें समझ आ रहा है। एक दूसरा स्टेटमेंट है बहुत आसान। आसान क्या है? आसान ये है कि डिस्प्लेसमेंट होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय क्या? डायरेक्शन। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक काम ना करें, अगर हम हमेशा के लिए एक्स एक्सिस को आई कैप बोल दें। आई कैप का क्या मतलब हुआ? आपको याद है जब मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, आपको याद है ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। और याद है जो यूनिट वेक्टर होते थे उनके ऊपर कैप लगा होता था। तो हम एक काम करें, अगर हमेशा के लिए वी कंसीडर एक्स डायरेक्शन एज आई कैप, अगर हम एक्स डायरेक्शन को आई कैप मान लें तो फायदा हो जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 आई कैप। बेटा समझना, क्लियर समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी चीज को लिखने का एक ये ढंग है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी समझ में आता है। एक दूसरा ढंग ये भी है, एक्स वेक्टर इक्वल टू 10 आई कैप। लेकिन ये चीज सबको समझ में आ जाएगी, ये केवल उनको समझ में आएगी, किनको?
जिनको डायरेक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा, जिनको ये पता होगा कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस को आई कैप डायरेक्शन मान लें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मैग्नीट्यूड जो कितना है 10, और डायरेक्शन को हमने क्या बोल दिया आई कैप, तो हमारे पास वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने एक तरह का अजम्पशन ले लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। यहां लिखा है ना, देखो हेडिंग में क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने यूनिट वेक्टर को अज्यूम करना है। तो अजम्पशन हम कैसे कर लेते हैं, अजम्पशन करते हैं कि ये हमारे पास 3 एक्सिस है, ऐसे ये z एक्सिस है, इसको हम मान लेते हैं आई कैप, मतलब जिसके साथ आई कैप लग गया वो किधर है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। जिसके साथ माइनस आई कैप लग गया वो किधर है, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। जिसके साथ जे कैप लग गया वो कहां पे, वाई डायरेक्शन में है। जिसके साथ के कैप लग गया वो कहां पे, जेड डायरेक्शन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेन उठाओ, कॉपी पे लिखो। टू मेक directional understanding easy, to make directional understanding easy along x-axis, y-axis and z-axis, we consider unit vectors along these directions as I cap, j cap and k cap respectively, as I cap, j cap and k cap respectively। और ये डायग्राम जो आपके सामने बना हुआ है, मतलब मैंने आपको क्या लिखवाने की कोशिश करी कि हम डायरेक्शंस को आसानी से समझने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो डायरेक्शन क्या है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्लियर? एक काम करते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू -20 आई कैप, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब बताओ। -20 आई कैप का क्या मतलब है, इसका मतलब है 20 इंटू माइनस आई कैप, इसका ये मतलब है। आई कैप किधर होता है बेटा, पॉजिटिव एक्स में, तो माइनस आई कैप किधर होगा, नेगेटिव एक्स में। इसका मतलब, इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, किधर, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई बिलीव क्लियर है, कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस। कोई तुमसे बोले एग्जाम्पल में लिखा हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 के कैप, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज अलोंग, किधर को, अलोंग z डायरेक्शन या z एक्सिस विद मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है, 5 यूनिट। यूनिट में भी मीटर और किलोमीटर और कुछ भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज अलोंग z एक्सिस और मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट के बराबर है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और देखते हैं। आप ऐसा समझो कि हमारे पास, मैं हेडिंग डालता हूं और हेडिंग का नाम है यूनिट वेक्टर। हेडिंग का नाम है यूनिट वेक्टर, या यूनिट वेक्टर हटा के मैं लिखता हूं पोजीशन वेक्टर। सॉरी, आपको रब करना पड़ा हो तो मैं लिखता हूं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, आप एक बात सोचो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, कितने, x, y, और ये ओरिजिन है, और हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम r वेक्टर। क्लियर हो गया? अच्छा, एक काम करते हैं, यहां से लाइन ड्रॉप करते हैं, ऐसे कर दिया, इसको O, इसको A और इसको B बोलते हैं। सही हो गया? कोई तुमसे बोले कि व्हाट इज आर वेक्टर, तुम बोलोगे आर वेक्टर का मतलब OB वेक्टर, सही है ना, OB वेक्टर। मैंने बोला OB वेक्टर कैसे निकलेगा, बोले आसान है,
अगर हम ओ ए वेक्टर निकाल लें, ओ ए निकाल लें और हम ए बी निकाल लें, ए बी, तो ओ बी निकल आएगा। साफ दिख रहा है ना बेटा, एडिशन समझाया तो था। ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर। क्या मतलब हुआ? ओ बी वेक्टर का क्या मतलब हुआ? ओ बी वेक्टर का मतलब हुआ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। आई बिलीव क्लियर है। ओ बी वेक्टर इक्वल टू आएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। परफेक्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। ओ ए, इसके कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। देन व्हाट इज दिस? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये x के बराबर होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये y के बराबर होगा। लेकिन हमें यहाँ पे वेक्टर लिखना है। वेक्टर में दो चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? तो मैं यहां लिखता हूं अलग से। कोई हमसे बोले ओ ए वेक्टर लिखो, तो तुम क्या बोलोगे? ओ ए वेक्टर में दो चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड होगा इसकी लेंथ के बराबर, और इसकी लेंथ कितने के इक्वल होगी? x के इक्वल। तो हम क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे x I कैप। व्हाट इज ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर इज व्हाट? ए बी वेक्टर इज दिस। इसकी लेंथ कितने के इक्वल है? y के इक्वल। बट डायरेक्शन कौन सी है? j कैप। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? y j कैप। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारे पास जो आएगा r वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? x I कैप प्लस y j कैप। क्लियर हो गया? इसको ध्यान से दोबारा देखो, मैं इसको बैक कर रहा हूं फिर से, अंडरस्टैंड करो। इसका मतलब क्या समझ आया? शॉर्ट में समझाऊं? इसका ये मतलब है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y गिवन हो, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? उसका पोजीशन वेक्टर आएगा x I कैप y j कैप। पेन उठाओ, कॉपी पे लिखो और उसमें लिखो इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट आर x, y, then its position vector with respect to origin, then its position vector with respect to origin is x I cap plus y j cap plus y j cap। आगे लिखो similarly if coordinates of a point are x, y, z। अब मैं इसको समझा नहीं रहा, सिमिलरली लिखवा रहा हूं, तुम दिमाग थोड़ा सा लगाना तो क्लियर हो जाएगा। Similarly, if coordinates of a point are x, y, z, then position vector of this point with respect to origin is x I cap plus y j cap plus z k cap। x I cap plus y j cap plus z k cap। एग्जाम्पल में लिखवाता हूं। कोई कहता है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, 3, 4। कोई ऐसे पूछ लेता है, एक पॉइंट है कौन सा? 2, 3, 4, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो तुम क्या बोलोगे? तुम सॉल्यूशन में बोलोगे सर हमें पता चल गया, आर वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। सिंपल, ये हमें मालूम चल गया। एक चीज सोचो आप, मैं हेडिंग डालता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम ये ऑल दो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा लिखा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज करो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। बेटा ध्यान से समझना, ए के कोऑर्डिनेट है a, b, c और b के कोऑर्डिनेट है x, y, z। क्लियर? अब ध्यान से समझो, ये है ओरिजिन। कोई तुमसे बोले कि सर ये क्या चीज है? R1 क्या चीज है? सोचना, व्हाट इज R1?
R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और वो कितना होगा, वो होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इजंट इट? अच्छा, now we talk about this B. What is this? R2 vector. R2 vector is position vector of B and that R2 vector must be, आप सोचो क्या होगा, अंडरस्टैंड करो बेटा क्या होगा, मिल गया आंसर? आंसर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 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 जेड के कैप। एक बात ध्यान से देखो, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब सपोज करोगे हम लोग पहले ए पे थे और ए से शिफ्ट होके बी पे चले गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ये बोलेंगे, ये अंडरस्टैंड करो ये क्या चीज है। इसको पोजीशन वेक्टर नहीं बोलते, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज कहां किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या चीज है फिर, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो अगर हम लाइन लिखें, यहाँ पे लाइन कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी इज, इसको कुछ भी मान लेते हैं हम, इसको हम सिंपल आर, प्लेन आर मान लेते हैं, सिंपल आर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी इज आर वेक्टर। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, आर वेक्टर कितने के इक्वल होगा, तो आप एडिशन ऑफ वेक्टर याद करो। जब हम एडिशन करते थे तो क्या करते थे, एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे का टेल जोड़ देते थे और वो दोनों का सम होता था। कहने का मतलब R1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। आप उल्टा नहीं बोल सकते बेटा, आप ये नहीं बोल सकते कि सर R2 वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, ये नहीं बोल सकते क्योंकि रूल को फॉलो नहीं कर रहा। रूल कैसा होना चाहिए, रूल होना चाहिए कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड के टेल के साथ जुड़ा हो, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो किन दो का सम थर्ड के बराबर होगा। तो यू विल से कि फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इक्वल टू थर्ड वेक्टर, उल्टा नहीं बोल सकते। सिमिलरली अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो यू कैन लुक एट दिस। आप यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, R2 वेक्टर। तो हम यहाँ पे लाइन क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर और R वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। सिंपल। व्हाट इज R2? R2 is xi cap plus yj cap plus zk cap minus ai cap plus bj cap plus ck cap। ध्यान से समझना, x से सॉरी i cap से i cap को सेपरेट करेंगे, j से j को और से k को सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा बेटा r वेक्टर इज इक्वल टू x माइनस a i cap प्लस y माइनस बी जे कैप प्लस z माइनस सी क्या लिखेंगे, k कैप। सो व्हाट इज r वेक्टर? r वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम a टू b। बेटा पेन निकालो, कॉपी पे लिखो, a car is at point 4,6,7। A car is at point 4,6,7. After some time, it reaches to 8,5,3. 8,5,3. Calculate displacement vector of car in terms of I cap, j cap and k cap. In terms of I cap, j cap and k cap. ये पॉइंट्स मैंने रेंडमली बना दिए, रेंडमली, ठीक है ना, ऐसे कुछ बना दिया मैंने ऐसे। पहले कार कहां पे थी सोचो, पहले कार यहां पे थी, फिर कहां चले गई, फिर यहां चले गई।
जब वो पहले वाले पॉइंट पे थी तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, वो ये वाला था, इसको हम क्या बोलेंगे, r1 वेक्टर। फिर कार कहाँ चली गई, दूसरे वाले पॉइंट पे, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r2 वेक्टर। तो अगर कोई हमसे बोले इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, तो तुम सीधा लिखोगे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। कार पहले यहाँ पे थी, अब कार कहाँ पे चलेगी, कार इस वाली पोजीशन पे चलेगी, 8i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर हो गया, ये इतने के इक्वल हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो बेटा, कार कहाँ थी, यहाँ, ध्यान से देखो कहाँ पहुंच गई, इधर। डिस्प्लेस क्या होगा, ये ऐसे, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको बोलता हूँ एस वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे एस वेक्टर। तो ये क्या आएगा बेटा, अब तो तुम समझदार हो गए ना। देखो, किन दो का सम, किन दो का सम थर्ड के बराबर है, which two can be added to get third one. So you'll see that R1 can be added with S vector to get R2. इसका मतलब हम क्या पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, इस रिलेशन को लिखने के लिए हम लोग समझेंगे कैसे, R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, या यहां से आ जाएगा S वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। क्लियर। फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें मालूम है I को I से, J को J से और K को K से। तो R2 माइनस R1 करना है, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 कितना होता है बच्चे, जल्दी बताओ, 4i कैप। यस, फिर क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, 5 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 1 j कैप। फिर क्या करेंगे हम, दिस माइनस दिस, 3 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 4 k कैप। दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।